वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज हम चैप्टर 5 जिसका नाम है वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट्स। वाटर रिलेशन प्लांट्स का मतलब है पादप जल संबंध। पादप जल संबंध इस चैप्टर में हम कुछ महत्वपूर्ण यूनिट्स टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। पादप जल संबंध चैप्टर नंबर 5 और ये यूनिट है 6। तो पादप जल संबंध अर्थात जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीवित जीव जंतु हैं या पादप हैं, वे सभी उन सभी का जल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा जल का उनमें सभी में बहुत बड़ा योगदान होता है। जल महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पादप कोशिकाओं में या जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं, वो सभी कोशिकाएं निरंतर जलीय अवघटकों को या उपघटकों को काम में लेकर और उनसे डेवलपमेंट या ग्रोथ करते हैं और इस प्रकार से निरंतर ये क्रियाएं चलती रहती हैं। जल आवश्यक फैक्टर्स होता है लिविंग ऑर्गन्स के लिए। तो जल महत्वपूर्ण काम क्या करता है? जितने भी जो पादप कोशिकाएं होती हैं, चाहे आप पादप सेल्स जिसको हम प्लांट सेल्स बोलते हैं, प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स, इन सभी में वाटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये कुछ जैविक क्रियाएं या लिविंग जैविक क्रियाएं करती रहती हैं। कौन कौन सी हैं? एडेप्टेशन कौन कौन सी होती हैं? नंबर फर्स्ट, रासायनिक क्रिया हो सकती है, विसरण क्रिया हो सकती है, जीव द्रव्य कुंचन क्रिया हो सकती है, पारगम्यता हो सकती है, विभव हो सकता है, सांद्रता प्रवणता तो ये सभी क्रियाएं हो सकती हैं। इसके अलावा नंबर 6, इन्फिनेशन भी हो सकता है। तो ये सभी क्रियाएं हम इस पादप जल संबंध के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विसरण की। सबसे पहले हम बात विसरण की करते हैं। नंबर फर्स्ट, विसरण। इंग्लिश में इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन। देखिए विसरण क्या है। विसरण आपने देखा होगा कि हम जब सैंड की शीशी होती है किसी बंद कमरे में ले जाते हैं और उसको जब खोलते हैं तो पूरे कमरे में उस सैंड की खुशबू हो जाती है। हमको खुशबू प्रतीत होती है, सुगंधित पूरे सुगंध हमको महसूस होती है उस कमरे के अंदर। तो ये सभी क्रियाएं। इसके अलावा जैसे पानी की बाल्टी हम लेते हैं, उसमें इंक की एक बूंद हम डाल देते हैं। तो जैसे इंक की एक बूंद उसके अंदर डालते हैं तो वो इंक की बूंद पूरे वाटर लेवल में घूम जाती है, फैल जाती है चारों तरफ से। इसके अलावा कुछ
क्रिस्टल विलियंस हम लेते हैं, उसको भी यदि हम पानी में डालते हैं तो वो पानी में क्या हो जाता है, तेज गति से घुल जाता है। जैसे नमक है, चीनी है, इन सभी को हम डालते हैं, कुछ समय बाद ये स्वतः ही उसमें क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाता है, घुल जाता है। तो ये सभी क्या कहते हैं, विशेष द्वारा फैल जाते हैं, पूरे विलियन को, पूरा विलियन बन जाता है, मिश्रण बन जाता है वो। तो इस प्रकार की जो भी क्रियाएं हम देखते हैं ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, विसरण के अंतर्गत आती है। तो विसरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट और परिभाषा इसकी ज़्यादातर पूछ ली जाती है, विसरण किसे कहा जाता है, इसका कोई महत्व बताइए, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए विसरण वह होता है विलियन का, विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित कण का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है, विसरण क्या कहलाता है, विसरण। कहने का तात्पर्य क्या है, विसरण का मतलब यह होता है विलियन के कणों में, विलियन में उपस्थित कणों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना, चाहे वो विलायक के कण हो चाहे वो विलय के कण हो, उनका अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही गमन करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। विसरण दोबारा से सुनिए क्या कहलाता है, विलियन में उपस्थित, विलियन में देखिए विलियन क्या होता है, बात आती है विलियन की, विलय की और विलायक, विलियन, विलय और विलायक। विलियन का अर्थ होता है घुलनशील, घुलनशील। विलय का मतलब होता है जिसको, मतलब कम मात्रा में, और विलायक का अर्थ होता है जिसमें, जिसकी मात्रा अधिक हो। ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं क्या बन जाता है, क्या होता है, विलियन। अर्थात जिसमें, जिसको और जो सॉल्यूशन बनता है, जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक होता है, जिसे घोला जाता है वो विलय होता है, और जब दोनों समान की मिश्रण बन जाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, विलियन कहलाते हैं। जो पूर्ण रूप से मिश्रण हमको प्राप्त हो गया, वो सोल्यूएबल जो पूर्ण रूप से हमको मिला है वो क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। ठीक है, तो विलियन में क्या उपस्थित हो सकते हैं, विलय के कण भी हो सकते हैं और विलायक के कण भी हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है विलायक के कणों का या विलय के कणों का या विलियन के कणों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। आई बात समझ। तो इसके बाद में हम विसरण के कुछ महत्वपूर्ण घटक या कारक या विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखते हैं, कौन कौन से इसमें फैक्टर्स हैं, विसरण किन किन प्रकार से प्रभावित हो सकता है। तो विसरण को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए विसरण को किन किन कौन कौन से कारक हैं जिससे विसरण की दर बढ़ भी सकती है, विसरण की दर कम भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपने सिंपली टेम्परेचर को, तापमान को।
देखिए तापमान जो है विसरण की दर को प्रभावित करता है। विसरण की दर को क्या कर देता है? प्रभावित का मतलब प्रभावित करता है। किस प्रकार से प्रभावित करता है? क्या करता है? प्रभावित क्या करता है? बढ़ाता है। विसरण की दर को क्या करता है? बढ़ाता है। देखिए कोई भी विलयन पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, जब तापमान अत्यधिक होता है, जब तापमान अत्यधिक होगा तो कण क्या होंगे? दूर दूर होंगे, और दूर दूर कण होंगे तो कणों के अंदर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा जानते हो? गति का मतलब गति करना, मूवमेंट करना। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जैसे ही तापमान में वृद्धि होगी तो गतिज ऊर्जा में क्या होती है? गतिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जैसे ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो विसरण की दर में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। अर्थात डिफ्यूजन क्या होता है? तापमान के समानुपाती होता है। ठीक है, डिफ्यूजन तापमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात तापमान बढ़ेगा तो विसरण की दर भी बढ़ेगी, और तापमान घटेगा तो विसरण की दर भी घटेगी। ठीक है, उसके बाद में इसको क्या क्या प्रभावित कर सकते हैं? घनत्व। नंबर 2 घनत्व, डेंसिटी। देखिए घनत्व किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है विसरण को? देखिए विसरण की दर, जो विसरण की दर होती है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जिसका घनत्व सबसे अधिक होगा, घनत्व का मतलब होता है पृष्ठ तनाव, मतलब क्षेत्रफल को जितने अधिक से कम क्षेत्र में होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होता है, और जो जितना क्षेत्रफल घेरता है उसका घनत्व उतना ही क्या होता है? कम होता है। देखिए तो कहने का मतलब ये है विसरण की जो दर होती है, विसरण डिफ्यूजन, तो विसरण की जो दर होती है वो वर्गमूल के घनत्व के, ये घनत्व है, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात D बराबर 1/√घनत्व। कहने का मतलब ये है घनत्व जिसका जितना अधिक होगा विसरण की दर उतनी ही कम होती है। जैसे मान के चलिए हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, गैस सिलेंडर के अंदर होती है तो उसका घनत्व क्या होता है? कम। जैसे गैस बाहर आती है वायुमंडल में तो उसका घनत्व क्या होता है? फैल जाती है पूरे मात्रा में। घनत्व क्या होता है? अधिक। जब कब होते हैं घनत्व अधिक? जब वो सिलेंडर के अंदर होते हैं। जैसे ही वो वायुमंडल में फैलती है, वायुमंडल में छोड़ने पर उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम। तो विसरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फैलती नहीं, विसरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अर्थात द्रव्य की अपेक्षा, ठीक है, गैस का की विसरण दर, द्रव की अपेक्षा गैस की विसरण दर अधिक होती है। ठोस की विसरण दर क्या होगी? क्या होगी ठोस की विसरण दर? सबसे कम। क्यों होगी? क्योंकि ठोस का घनत्व सबसे क्या होता है? अधिक। ठोस का जो घनत्व होता है वो सबसे क्या होता है? अधिक होता है। तो विसरण की दर क्या हो जाती है? विसरण की दर ठोस में सबसे कम होती है और द्रव में बीच में रहती है। बीच का मतलब है ठोस से तो अधिक और गैस से कम। ठीक है, अर्थात ध्यान से सुनिएगा। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले हम तापमान को लेकर चलते हैं।
तो विसरण की दर तापमान को प्रभावित किस प्रकार से करती है? विसरण की दर जो होती है तापमान के समानुपाती होती है। जैसे तापमान बढ़ेगा तो विलयन हो चाहे विलायक हो चाहे विलय के पदार्थ हो, उनके अणुओं में गतिज ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा जब बढ़ेगी तो विसरण की दर संभावित है, बढ़ना पड़ेगा, बढ़ेगा वो फैलेगा। तो B बराबर T, अर्थात डिफ्यूजन बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, डिफ्यूजन कम होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? कम। इसके अलावा घनत्व, डेंसिटी। देखिए घनत्व को मैंने आपको पहले भी समझाया था, सिंपल रूप से हम समझते हैं इस चीज़ को कि डेंसिटी का मतलब होता है क्षेत्रफल का घेराव, ठीक, पृष्ठीय घेराव कितना है। तो हमको पता है ठोस अत्यधिक उच्च ताप व दाब के द्वारा संबंधित होते हैं, बंधे हुए होते हैं, तो घनत्व सबसे अधिक है। कण बिल्कुल पास पास में जगह नहीं है, कण के पास में तो बिल्कुल पास में है, तो क्या है वो? भाई कण जगह नहीं है, पानी नहीं जा सकता अंदर, हवा ही नहीं अंदर क्रॉस ही नहीं हो सकती हवा, तो उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब यही हो गया कि उसकी डेंसिटी क्या है? सबसे अधिक। उसके अलावा गैस जो होते हैं सबसे कम डेंसिटी होती है, तो विसरण की तरफ फैलने की तरफ, भाई कमरे में गैस सबसे अधिक फैलता है, ठोस फैलता है क्या? चीनी को इधर रख दो, भाई इधर रख दो तो कितनी जगह है? गैस को खोल तो नहीं, पूरे कमरे में फैल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो बात यह है कि द्रव की अपेक्षा, भाई द्रव में घनत्व उन दोनों की अपेक्षा क्या होता है? थोड़ा मध्यम होता है। द्रव की अपेक्षा गैस की विसरण दर क्या होती है? अधिक होती है, फैलने की शक्ति अधिक है। ठोस की विसरण दर सबसे कम है, किसकी अपेक्षा? दोनों की अपेक्षा सबसे क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो घनत्व के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? D बराबर 1/√घनत्व, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखिए विसरण के क्या क्या महत्व हैं, तो महत्व और हम समझ लेते हैं विसरण के महत्व। तो विसरण के क्या क्या महत्व हैं? सिंपली सबको पता है विसरण का मतलब होता है फैलना। देखिए विसरण जीव जितने लिविंग सेल्स होती हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स होती हैं, विसरण के महत्व। विसरण के महत्व नंबर 1, देखिए विसरण के लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट कोशिका है या जंतु कोशिका है, उसमें जल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, और जल विसरित करता है, विसरण करेगा। भाई कोशिकाओं के अंदर जल का आवागमन होता है, पादप हो या जंतु कोशिका हो, तो उन सभी में क्या होता है? उनका आवागमन निरंतर रहता है। तो जीव द्रव्य में H2O का प्रवेश करना, भाई जीव द्रव है। अब जीव द्रव के अंदर जीव द्रव कोशिका के अंदर पाया जाने वाला प्लाज्मा है, वो क्या करता है? जैसे उसका घनत्व अधिक हो जाता है या उसमें कुछ विशेष पदार्थ चाहिए होते हैं उसको एनर्जी बनाने के लिए, तो एनर्जी जल से बाहर से लेगा, जल को ग्रहण करेगा, तो बाहर से जल को क्या करेगा? अंदर की ओर विसरित करेगा, ठीक है। उसके अलावा शरीर के अंदर या कोशिका के अंदर जल की अत्यधिक मात्रा हो जाएगी तो उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। दूसरी गैसीय विनिमय करेगा। गैसीय विनिमय कैसे करेंगे कोशिकाएं? भाई मान लीजिए प्लांट सेल्स है, तो प्लांट सेल्स के अंदर जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम या फोटोसिंथेसिस क्रिया चलती रहती है, तो फोटोसिंथेसिस क्रियाओं में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्रिया हो या ऑक्सीजन रेस्पिरेशन क्रिया हो, कोशिकाओं में CO2 की मात्रा जैसे बढ़ गई, मान लीजिए अब कोशिका में CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है तो उसका घनत्व क्या हो गया? अधिक, सांद्रता क्या हो गई? अधिक हो गई। तो अधिक सांद्रता से कहाँ जाएगा? कम सांद्रता की ओर। मान लीजिए कुछ समय के लिए कोशिका के अंदर का CO2 की मात्रा बाह्य वातावरण के वायुमंडलीय मात्रा से क्या हो गई? अधिक हो गई। तो सांद्रता मान लीजिए कोशिका के अंदर ज़्यादा है CO2 की और बाहर कम है, तो उसको अब सिंपली साम्यावस्था में लाना पड़ेगा। तो जैसे ही वो साम्यावस्था में लाने की कोशिश करेगा तो CO2 बाहर से अंदर
अंदर से कोशिका के अंदर से बाहर की ओर विसरित होगा। जब तक विसरित होगा तब तक वो साम्यावस्था में नहीं आ जाते। तो गैसीय विनिमय होता है मिश्रण में, गैस का विनिमय अर्थात CO2 व O2 का आदान प्रदान। बात समझ में भाई? कोशिकाओं में रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, उसमें देख लीजिए जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है शरीर के अंदर तो बाहर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, तो बाहर से हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ये विसरित होती है, हम ग्रहण कर रहे हैं उसको। कब तक ग्रहण करते हैं? जब तक हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा बाह्य वातावरण की ऑक्सीजन की मात्रा से बराबर, सांद्रता के बराबर ना हो जाए। तो साम्यावस्था में हो जाती है, हम उसको ग्रहण करना बंद कर देते हैं और वापस CO2 की मात्रा को वापस बाहर निष्कासित करते हैं। ठीक, तो नंबर 3 भी आप देख सकते हो, वाष्पोत्सर्जन क्रिया आपने समझी होगी। पादप क्या करता है, जड़ों से जल को ग्रहण करता है और पादप के अन्य जो पार्ट्स होते हैं उस तक जल को पहुंचाने का काम करता है जाइलम फ्लोएम क्रिया कोशिकाओं सेल्स के माध्यम से। ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम कोशिकाओं के माध्यम से जल को पादप के अन्य पत्ती भाग है, तना भाग है, अन्य टहनियाँ हैं, वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहा है। अब जहाँ पत्तियों के अंदर मान लीजिए पादप में जल की मात्रा जब अधिक हो जाती है, तो जल की मात्रा जैसे अधिक हो जाती है तो वाष्प की उत्पन्न क्रियाओं के माध्यम से वो जल को बाहर निष्कासित करेगा। कौन? पत्तियाँ। किनके द्वारा? रंध्रों के माध्यम से बाहर निष्कासित करती है, स्टोमेटा खोल देती हैं, उनके माध्यम से जल बाहर निकल जाता है। और जल कब तक बाहर निकलेगा? तब तक वो दोनों साम्यावस्था में ना आ जाए। ठीक है, तो ये भी एक क्रिया है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्रिया, वाष्पोत्सर्जन क्रिया भी विसरण क्रिया के समान ही समझ लीजिए कि विसरण क्रिया भी होती है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया भी एक विसरण क्रिया ही समझ लीजिए आप। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया तब ही संभव है जब जल का बाह्य क्षेत्र से आंतरिक क्षेत्रों की ओर और अंदर अत्यधिक मात्रा में जब सेल्स में जल की मात्रा बढ़ जाती है तो साम्यावस्था में बनाने के लिए उनको जल को बाहर निष्कासित करना पड़ता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करना और अंतःग्रहण करना, तो विसरण के माध्यम से ही होता है। तो ये सभी क्रियाएं विसरण के महत्व के अंतर्गत आती हैं। विसरण के बाद में हम नंबर 2 जो अपना टॉपिक है उसमें अध्ययन करेंगे परासरण। क्या नाम है? परासरण। नंबर 2 टॉपिक आएगा इसमें आपका परासरण। परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ओस्मोसिस। देखिए परासरण क्या होता है। परासरण सुन लीजिए, परासरण होता क्या है। परासरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें विलयन, विलेय और विलायक तीनों को सम्मिलित किया है उस क्रिया के अंदर। और परासरण क्रिया संभवतः जीवद्रव्य कोशिकाओं में संभव होती है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स, इंग्लिश में अर्धपारगम्य झिल्ली महत्वपूर्ण रूप से काम में ली जाती है। अर्थात कुछ इम्पोर्टेंट्स जो फैक्टर्स होते हैं या इम्पोर्टेंट्स हम कोई भी यूनिट्स को ले सकते हैं, वो कोशिका अपने आप बाहर बाह्य वातावरण से ग्रहण करती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी जैसे खनिज तत्व हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वसा, शर्करा, लिपिड्स, क्योंकि हमको पता है कोशिका मुख्य रूप से स्टार्च, प्रोटीन, वसा इनसे सम्मिलित होती है मुख्य रूप से। तो इनमें जब बाह्य वातावरण से जो तत्वों की कमी हो जाती है कोशिका के अंदर, तो वातावरण से बाहर से ग्रहण करती है। तो विशेष पदार्थों को ग्रहण कहाँ से करेंगे? विलयन से, विलायकों से, जलीय माध्यम से। तो कुछ विशेष तत्वों को ग्रहण करने के लिए कुछ ऐसे झिल्ली पाई जाती है इसमें, जिसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहा करते हैं, जिसको हम सेलेक्टिव टिश्यूज के नाम से
सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स तो के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पादप कोशिकाओं में या जंतु कोशिकाओं में विलायक के कणों का, किसके कणों का? विलायक के कणों का जो विसरण होता है, विलायक के कणों का विसरण, विसरण का मतलब फैलना, आदान प्रदान, वो दोनों ओर होना चाहिए, दोनों ओर होता है, अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो पदार्थ होते हैं, खनिज तत्व है, उन्हीं का आदान प्रदान होता है किसके माध्यम से? अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? परासरण क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब है वह अधिकतम वह क्रिया जिसमें विलायक के अणुओं का अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, विलायक के अणुओं का। अब विलायक के अणुओं का क्यों? क्योंकि विलायक के अणु विलय में विलयशील होंगे, तो विलय की सांद्रता क्या है? वहाँ पे अधिक है, तो विलय की अधिक है तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा तो वो बाहर आने से रहे। अब क्या करेगा? विलायक जल, ये शुद्ध जल है, तो जल के अणु ही अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अंदर जा सकते हैं। तो विलायक के अणुओं का अपनी कम सांद्रता, अब विलायक में जल है, जल अत्यधिक उसकी सांद्रता क्या है? कम है, और विलय के अणु है, मान लीजिए जीवरों के अंदर स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, कुछ भी, तो उसकी सांद्रता तो अधिक है ना। अब उसको जल चाहिए, तो जल साम्यावस्था में बनाना है, तो क्या करेगा भाई? वो साम्यावस्था में बनाने के लिए क्या करेगा? विलायक के अणुओं से पदार्थों को ग्रहण करेगा, वो कोशिका के अंदर भेजने का काम करेगा ना। तो सांद्रता कहाँ है अधिक? जीवद्रव कोशिकाओं में सांद्रता अधिक है, और बाहर सांद्रता क्या है? विलायक के अणुओं की कम। तो परासरण का अर्थ क्या हो गया? परासरण, परा का मतलब होता है बाहर, बाहर, परासरण मतलब शरण देना, अंदर की ओर धकेलना। तो विलायक के अणुओं का अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ध्यान से सुनिए, विलायक, मैंने एक बात बोला है, विलायक के अणुओं का अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या कहलाता है? विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, विलायक के अणुओं का अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है, ठीक है। सिंपल रूप से दोबारा से इसको दिमाग पे जोर डाल के समझना है। विलायक शुद्ध जल क्या है? विलायक क्या है? विलायक मान लीजिए शुद्ध जल है, ठीक। मान लीजिए ये कोशिका है, चाहे एक कोशिका है, ठीक है। कोशिका में सेल ऑर्गेनिज्म कुछ भी भरे हुए हैं, ये जातिका है, ये तो ये जीवरव है, ये सेलेक्टिव, इसको हम ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। ये सेल न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा है, मान लीजिए ये प्रोटीन्स हैं, इसमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन है, स्टार्च है, लिपिड स्टार्च वगैरह है, ठीक है। और बाहर क्या है? ये बाहर जल है, क्या है? ये मेम्ब्रेन्स है, आपको दिख रही होगी, ये बाहर जल है,
ठीक। अब मान लीजिए इसमें जो जल था वो काम में ले लिया गया या एनर्जी के रूप में, ऊर्जाओं के रूप में काम में ले लिया गया। अब इसमें कुछ ऊर्जाएं जल की मात्रा बाहर निकाल दी गई है, तो इसको अब क्या चाहिए, H2 की मात्रा चाहिए। अब इसमें केवल और केवल क्या बता, प्रोटीन स्टार्च, इसमें जल तो है ही नहीं, अर्थात एक विलय के कण इसमें बचे हुए हैं। क्या बचे हुए हैं, विलय के कण इसमें क्या हुए, बचे हुए हैं। इसके अंदर विलय है। विलय पदार्थ की सांद्रता क्या है, अब यहाँ पे सांद्रता क्या है, सबसे अधिक है, ठीक, सांद्रता अधिक है। जल की सांद्रता विलय पदार्थों की अपेक्षा क्या है, कम, तो सांद्रता क्या है यहाँ पे कम है। अरे कम ही है ना, विलय में सांद्रता अत्यधिक हो गई है, और विलयन जो विलायक पदार्थ है, ये विलायक है बाहर की ओर, इसकी सांद्रता क्या है, कम है। अब क्या करेगा ये जल, ये अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए अंदर की ओर प्रवेश करेगा, करेगा नहीं करेगा भाई, H2O अंदर की ओर क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो H2O अंदर की ओर क्या करेगा, प्रवेश कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित प्रोटीन की कंसंट्रेशन कितनी है, हाई है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो लो से कहाँ जा रहा है, हाई की ओर, कंसंट्रेशन हाई, लो से कहाँ जा रहा है, हाई की ओर जा रहा है, नहीं जा रहा है भाई, भाई कंसंट्रेशन लो से हाई की ओर जा रहा है, नहीं, कम सांद्रता से अत्यधिक सांद्रता की ओर जा रहा है। किसके माध्यम से जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, विलायक के अणुओं का अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है, परासरण। और इसको सिंपल रूप से यदि हम लिखेंगे तो इसकी शुद्ध परिभाषा क्या होगी, तो इसको आप लिख सकेंगे, आप विलायक के अणुओं का अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, झिल्ली के माध्यम से होता है, उस क्रिया को परासरण क्रिया कहा जाता है। आप लिख सकते हैं, विलायक के अणुओं का अपनी कम सांद्रता से अत्यधिक सांद्रता की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है, किसके माध्यम से, अर्धपारगम्य झिल्लियों के माध्यम से, ठीक है। जीवद्रव के अंदर विलायक के अणु जा रहे हैं, तो विलयन जीवद्रव के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर जीवद्रव में विलय के कण हैं, कुछ मुख्य पदार्थ हैं, उसको जल की आवश्यकता है, तो साम्यावस्था में बनाने के लिए बाहर से जल चाहिए, तो जल की सांद्रता कम है और अंदर विलय की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। तो विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है, परासरण क्रिया, किसके माध्यम से, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, सेमी पेरेबल मेम्ब्रेन्स के माध्यम से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस परासरण के लिए, परासरण क्रिया को समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, उसके द्वारा भी समझ सकते हैं। दूसरा एक प्रयोग और है, आप उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो हम आपको
2-3 प्रयोग यहाँ पे बताते रहते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हालांकि आप याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। परासरण को मापने का यंत्र। एक नई सी बात लग रही होगी आपको कि सर ये तो बुक में है ही नहीं, टॉपिक दिया ही नहीं है, आपने ये कहाँ से लेके आए। देखिए ये आपकी बुक में दिया हुआ है, खुल के नहीं दिया हुआ तो वैसे दिया हुआ है, मापी यंत्र के माध्यम से थिसेल कीप का आपके अंदर थ्योरेटिकल रूप में दिया हुआ है। लेकिन आपको ये याद रखना है, आगे जैसे नीट वेट का एग्ज़ाम आप देते हो तो उसमें बहुत काम आने वाली चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। परासरण को मापने का यंत्र, देखिए फेफर नाम का वैज्ञानिक था, फेफर नामक वैज्ञानिक के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, फेफर का परासरण मापी यंत्र, जिसको मैनोमीटर के नाम से जानते हैं, मैनोमीटर, ठीक है, याद रखना है, मैनोमीटर के नाम से जानते हैं, फेफर का परासरण मापी यंत्र के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा नंबर 2, परासरण की इकाई किसके द्वारा मापी जाती है? बार के द्वारा इसको मापा जाता है, बार, ठीक है, बार इसकी इकाई होती है। तो इस बार के माध्यम से इसको क्या वायुमंडलीय दाब के माध्यम से ATM के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, जिसका यदि हम 1 बार बराबर 0.884 ATM के बराबर होता है, ठीक है, इसको भी याद रख सकते हो आप। नंबर 3, एक वैज्ञानिक था वॉन हॉफ का नियम है, वॉन हॉफ के नियम के अनुसार इसने एक समीकरण दी है, परासरण के संबंधित समीकरण, वॉन हॉफ वैज्ञानिक ने। समीकरण क्या है? वॉन हॉफ के नियम के अनुसार जो परासरण की समीकरण है वो है PV बराबर nRT, ठीक है, PV बराबर nRT। P का मतलब होता है परासरण दाब, V का मतलब होता है विलयन का आयतन। यहाँ पर P क्या है? परासरण प्रेशर दाब, V बराबर विलयन का आयतन, N यहाँ पे कांस्टेंट है, गैस नियतांक है, उसके बाद में R, ये रिजर्वेबल एनर्जी होती है R, जिसका हम विलय की और T बराबर तापमान, टेम्परेचर के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये परासरण था, परासरण को मापने का यंत्र है, फेफर का वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा, फेफर परासरण मापी यंत्र, जिसको मैनोमीटर के नाम से भी जानते हैं लोग। उसके बाद में परासरण के बाद, परासरण से कुछ महत्वपूर्ण तत्व, परासरण के बाद में हम पढ़ेंगे परासरण के महत्व क्या है,
परासरण का जीव द्रव्य कोशिकाओं में क्या महत्व होता है, अन्य ऑर्गेनिज्म सेल्स के अंदर क्या महत्व होता है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। कोरोना चल रहा है तो आप सभी अपना स्वयं ध्यान रखिएगा और रेगुलर ऑनलाइन क्लासेज आप देखते रहें और नोट्स ज़रूर कीजिएगा। जो भी टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आया कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू।